हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि सब कुशल मंगल होंगे, खुशी पूर्वक होंगे। आपके अपने चैनल सिलेक्शन इंडिया एकेडमी पर आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आपको पता है, हम सीटेट की बैक टू बैक क्लास आपके लिए ला रहे हैं। एक से एक शानदार टॉपिक हम आपको करा रहे हैं। हमारा प्रयास है कि सीसेट ईबीएस से रिलेटेड जो एनसीईआरटी हैं उनको हम प्रैक्टिस मॉक टेस्ट के माध्यम से एकदम कंप्लीट करा दें। आज हमारा चौथा लेक्चर होने वाला है। सभी क्लासें आपके लिए ऑथेंटिक मिलेंगी। आप बस इन क्लास को करने के बाद जब आप भी ईबीएस के पेपर में बैठोगे तो एकदम से कंफर्टेबल फील करोगे। ठीक है ना। क्लास अच्छी लगती है तो निश्चित रूप से शेयर सब्सक्राइब जरूर कराएं। ठीक है, चलते हैं बिना कुछ समय वेस्ट किए हुए आज पहले टॉपिक की ओर, जिसमें हमारा टॉपिक है इकोलॉजिकल अडेप्शन इन प्लांट्स। मेरा कहने का मतलब पौधों में पारिस्थितिकी अनुकूलन। मेरा कहने का मतलब ये है, अनुकूलन का मतलब होता है फेवरेबल कंडीशन। ये जो प्लांट होते हैं अपने लिए कैसे फेवरेबल कंडीशन, कहाँ कहाँ कुछ जल में होते हैं तो कुछ फ्रेश वाटर में होते हैं, कुछ खारे जल में होते हैं, कुछ मिट्टी पर होते हैं, कुछ जल के अंदर होते हैं। तो ये अनुकूलन, इसे एडेप्टन का बोलते हैं, थ्योरी ऑफ एडेप्टेशन। ठीक है ना। तो जिसमें मैं पहला पढ़ूंगा हाइड्रोफाइट्स। क्या पढ़ेंगे? हाइड्रोफाइट्स। तो आप हाइड्रो से ही पहचान लो। जहां हाइड्रो शब्द आता है बच्चों, पहचान लेना वो वाटर की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? पानी की बात कर रहा है, जल की बात कर रहा है। हाइड्रो शब्द होता ही उसी के लिए। ठीक है ना। तो ये जलोभित वो वनस्पतियां होती हैं, वो प्लांट्स होते हैं जो जल में होते हैं। कह रहा है वे पादप जो जलीय पर्यावरण में रहने एवं विकसित होने के लिए क्या होते हैं? अनुकूलित होते हैं। कह रहा है जल में अथवा अति आर्द्र, या तो ह्यूमिडिटी ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है ना। या तो जल होना चाहिए या ह्यूमिडिटी ज्यादा होनी चाहिए, भाग में ही क्या होंगे? विकसित होंगे। कह रहा है इनका तना प्राय लंबा होता है और मुलायम होता है। जहां जल की मात्रा ज्यादा होगी वहां ठोस नहीं होंगे। ठोस तो वहां होंगे जहां पानी की मात्रा कम होगी। ठीक है ना। ये क्या होंगे? लंबा होगा तना और मुलायम होंगे। कह रहा है जिसमें लकड़ी के रेसे की कमी होती है। रेसे नहीं होंगे ना। जब ये मोम जैसे मुलायम हो जाएंगे, मोम जैसे तो नहीं होंगे लेकिन सॉफ्ट होंगे, तो फिर यहाँ फाइबर नहीं होगा। ठीक है ना। तो फिर यहाँ बच्चों फाइबर नहीं होगा। इसी के साथ नेक्स्ट है इसी में, कह रहा है इन्हें शैवाल और माइक्रोफाइट से अलग दिखाने के लिए। ठीक है ना। ये शैवाल भी नहीं होते, माइक्रोफाइट्स नहीं होते। कह रहा है शैवाल और माइक्रोफाइट से अलग दिखाने के लिए हाइड्रोफाइट्स या जलीय पौधा भी कहते हैं। ठीक है ना। आप ये देख रहे होंगे, ये सब जल के अंदर हैं। ये जल है और जल के अंदर ये पौधे हैं। ठीक है ना। इन्हीं को हाइड्रोफाइट्स कहते हैं। अगर इनकी मैं विशेषता की बात करूं, कह रहा है जड़ें पानी में डूबी रहती हैं। बिल्कुल, जड़ें पानी में डूबी हैं, जैसा कि आप देख भी रहे हैं। कह रहा है हल्की सी पानी के नीचे जमीन में गड़ी होती है। हाँ देखो, जमीन में बहुत ज्यादा नहीं होती। ठीक है ना। ज्यादा गहराई तक, देखो ये बोला है इनकी जो जड़ें होती हैं, ऐसा नहीं है जमीन में बहुत गहराई तक होंगी, हल्की बहुत मात्रा में होंगी। ठीक है ना। कह रहा है इन पेड़ पौधों के पत्ते में मोम युक्त बाहरी आवरण होता है। बाहरी आवरण जो होता है वो मोम युक्त होता है, ध्यान रखना आप लोग। ठीक है ना। कह रहा है जिससे कि इनके पत्ते पानी में फिकते नहीं है। ठीक है ना। इस चीज को आप क्या करना? फोकस करना। इसके साथ ही इसके अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं आपसे, तो देखो ये दे रखे हैं इसके एग्जाम्पल यहाँ। जल सलाद, पानी जलकुंभी, गोल्डन पैथोस, सिंघाड़ा। सिंघाड़ा सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, ये पूछा भी जाता है। और जल की जो लिली होती है वो भी इसका एग्जाम्पल है। जल स्टार ग्रास सबसे बढ़िया, लोटस है ना, कमल का फूल। और साथ ही साथ हाइड्रला भी क्या है? इसका एग्जाम्पल है। ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट टॉपिक है माइक्रोफाइट्स। क्या है? सॉरी, मेसोफाइट्स। मेसोफाइट्स क्या होते हैं? ठीक है ना। तो कह रहा है ये ग्रह पर रहने वाले अधिकांश पौधे मेसोफाइट। कह रहा है इस ग्रह पे, पृथ्वी ग्रह पर ज्यादातर जो पौधे हैं वो पौधे मेसोफाइट से ही हैं, ध्यान रखना। आप जैसा कि देख रहे होंगे, देखो देख रहे हैं वनों में यही पौधे ज्यादा पाए जाते हैं, इन्हीं को मेसोफाइट्स कहते हैं। ठीक है ना, या मीजोफाइट कह सकते हो। कह रहा है मध्यम वातावरण में ये जीवित रहते हैं। इनके लिए ना तो हाई वातावरण होना चाहिए ना लो वातावरण होना चाहिए, मीडियम होना चाहिए। कह रहा जो ना तो विशेष रूप से शुष्क हो और ना ही विशेष रूप से क्या हो? गीला वातावरण हो। कह रहा ये ऐसी मिट्टी में पनपते हैं जो पानी में ना तो दलदली हो और ना ही नमक की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है ना। बस नमी भी हो लेकिन नमी मीडियम होनी चाहिए। ये साफ बोल दिया है। जो मॉइस्चर होगा वो कैसा होगा? नमी जो होगी वो मीडियम होनी चाहिए। ठीक है ना। इस चीज को फोकस रखें। साथ ही साथ कह रहा है पत्तियों पर एक खुला रंध्र होता है जो चपटा चौड़ा और हरा होता है। ठीक है ना। तो ये रंध्र के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। तो खुला रंध्र होता है, ये ध्यान रखना। कह रहा मध्यम से कम मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है।
मतलब बहुत ज्यादा नहीं, मीडियम से भी कम पानी होना चाहिए। कह रहा है इसमें अनुकूलन की आवश्यकता नहीं होती, एडेप्टेशन की तो इसमें कोई आवश्यकता ही नहीं होती। पूछ लेगा कहाँ एडेप्टेशन की आवश्यकता नहीं होगी, कहाँ अनुकूलन की आवश्यकता नहीं होगी, तो मेसोफाइट्स इसका आंसर करोगे आप। क्या करोगे? मेसोफाइट्स इसका क्या करोगे? आंसर करोगे आप, ठीक है ना। कह रहा पत्तियों में पतली बाह्य त्वचा के साथ एक छल्ली होती है, और इसी छल्ली को क्या कहते हैं हम? क्यूटिकल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्यान रखना, क्यूटिकल्स कहते हैं। अब इनके एग्जाम्पल कौन कौन से होंगे? जैसे मक्का, गुलाब, है ना, तिपतियां, घास, स्क्वैश आदि। और भी हैं जैसे वन, बाग, बगीचे, खेत, ठीक है ना। और आम है, गन्ना है, नारियल है, ये सभी इसी के अंतर्गत आते हैं। देखो ये मैंने यहाँ पे आपको दिए भी हैं, ये वन वगैरह देख रहे हैं आप, ये इसी के अंतर्गत, वन और बगीचा इसी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट है जीरोफाइट्स, ये भी पूछे जाते हैं। मरुभेद, जीरोफाइट्स मतलब मरुभेद, शुष्क जगह पे जो होते हैं, ठीक है ना। मरुस्थलों वगैरह में भी ये होते हैं, ठीक है ना। आप देख रहे होंगे, यहाँ आप देख रहे होंगे, देखो ये मरुस्थल वगैरह में भी है, शुष्क और कटीले टाइप, देखो ये देख रहे होंगे आप, ठीक है ना। तो कह रहा है वे पौधे जो शारीरिक रूप से शुष्क परिस्थितियों में जीवित रहते हैं, ठीक है ना, इनके लिए बहुत ज्यादा पानी वगैरह की आवश्यकता नहीं होती, जेरोफाइट्स कहलाते हैं। कह रहा है पानी की कमी से बचने के लिए इनमें मोटी क्यूटिकल्स होती है। देखो पानी की कमी से करने हर एक में मोटी क्यूटिकल्स होगी, आप देख रहे होंगे ये क्या होती है? मोटी क्यूटिकल्स होती है, ठीक है ना। कह रहा पौधे जड़ों और टहनियों में अच्छी तरह से विभेदित होते हैं। पानी की कमी से बचने के लिए मैंने ये बताई दिया, मोटी क्यूटिकल्स होती है। कह रहा है इनकी मांसल पत्तियां छोटी होती हैं, देख रहे होंगे सबकी जो पत्तियां हैं, हर एक की पत्तियां छोटी हैं, आप लोग देख भी रहे होंगे, ठीक। क्योंकि बड़ी पत्ती होंगी तो बाष्प ज्यादा होगा, और पानी यहाँ होता नहीं है, तो पत्तियों को क्या कर देते हैं? छोटी कर देते हैं। जैसे नागफली है, सहारन है, कसनी है, कैक्टी है, एगेव है, ये सब इसके क्या है? जेरोफाइट्स के उदाहरण हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है, बस आप फोकस करिए। देखो ये क्वेश्चन भी है, कह रहा है जो पौधे खारे जल वाले क्षेत्रों में उगते हैं, खारे जल वाले क्षेत्रों में उगते हैं, उन्हें कहा जाता है हेलोफाइट्स, मिसोफाइट्स, जेरोफाइट्स या हेलियोफाइट्स। तो ध्यान रखना, लवण, लवण से ही आप पहचान लेना, नमक की बात आ जाए तो लवण मृदोभिद जो होते हैं, हेलोफाइट्स जो होते हैं, वो हमेशा खारे पानी में, ठीक है ना, समुद्री जल में भी हो जाते हैं, ठीक है ना, समुद्री जल में भी हेलोफाइट्स हो जाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट है जलीय पौधे, एक्वाटिक प्लांट, देख रहे हैं आप, कमल का फूल देखो ये रहा, पानी में है। ये सब देख रहे होंगे, ये तो फ्रेश वाटर वाले हैं, घरों में जो कर लेते हैं ना फ्रेश वाटर वगैरह, या बहुत सारी नर्सरी वगैरह होती है, वहां पे आपको दिखाते हैं फ्रेश वाटर के अंदर ये उगे होते हैं, ठीक है ना, ये पानी में उगे होते हैं, इनको एक्वाटिक प्लांट कहते हैं। कह रहा जलीय पौधे का तना लंबा, खोखला एवं हल्का होता है। बिल्कुल, इनका तना जो होगा लंबा होगा, ध्यान रखना। एक दूसरा ये खोखला होगा, और तीसरा ये क्या होगा? हल्का होगा, ठीक है ना। कह रहा तने के कारण पौधे, ऐसे तने के कारण पौधे पानी में आसानी से क्या करते हैं? तैरने लगते हैं। आप देख भी रहे होंगे, जलकुंभी देख रहे हैं आप, आसानी से पानी में तोड़ रही है। तो कोई एक कमल आप यहाँ देख ही रहे हैं पानी में तैर रहा है, जलकुंभी यहाँ आप देख ही रहे हैं पानी में तैर रही है, ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट है, इसके बारे में देखिए, एक अध्यापक ने छात्रों को कमल का लंबा खोखला तना दिखाया तथा उसने अनुकूलन के बारे में पूछा, निम्नलिखित में से कौन सा खोखले तने का कार्य है? ए टीचर शो द लॉन्ग hollow stem of a lotus to the students and ask them about the adaptation, which of the following is the function of the hollow stem। तो कह रहा है इसमें पौधे को पानी पर तैरने में सहायता करता है जो खोखला तना युक्त है, हेल्प प्लांट फ्लोइड ऑन वाटर। दूसरा कह रहा है पौधे को सहारा देना, प्लांट सपोर्ट। तीसरा कह रहा है पौधे को तालाब के तल में जमाना, प्लांटिंग प्लांट इन पॉन्ड बॉटम। फिर कह रहा पानी को सोखना, एब्जॉर्ब वाटर। तो ये इसके लिए नहीं दिखाया था, ये दिखाया था पौधे को पानी में तैरने में सहायता करने के लिए, ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट है फसलों की कटाई से संबंधित त्योहार, कुछ फेस्टिवल हैं, ठीक है ना, जो फसल कटाई के समय ही क्या किए जाते हैं? मनाए जाते हैं, ठीक है ना। जैसे मकर संक्रांति की अगर मैं बात करूं तो उत्तर प्रदेश में पूछ लेगा किस किस राज्य में, तो उत्तर प्रदेश में, बिहार में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में, राजस्थान में, पंजाब में और हरियाणा में इसे क्या किया जाता है? फसल कटने पर सेलिब्रेट किया जाता है,
बिहू आपसे पूछ लेगा, इंपोर्टेंट है सीटेट के लिए, ये काफी इंपोर्टेंट है। बिहू कहाँ का त्योहार है? तो ये पूर्वोत्तर राज्य असम का त्योहार है। कहाँ का है? असम का, ठीक है ना, पूर्वोत्तर राज्य है असम। कह रहा गुड़ी पड़वा, ये महाराष्ट्र की है गुड़ी पड़वा। बैसाखी कहाँ की आप देख रहे होंगे, देखो ये बैसाखी है, आप लोग सब देख रहे होंगे ये क्या है, ढोल ताशे के साथ खेतों में बैसाख के समय ढोल ताशे के साथ इस फेस्टिवल को मनाते हैं पंजाब और हरियाणा के क्षेत्र में। किसमें? पंजाब और हरियाणा के। वहीं लोहड़ी, तो ये आप देख रहे होंगे लोहड़ी मना रहे हैं ये, ठीक है ना, बंगाल वगैरह इन सब क्षेत्रों में ये मनाई जाती है, ठीक है ना, पंजाब वगैरह में, बंगाल नहीं पंजाब वगैरह में मनाई जाती है, और ये भी फसल की कटाई के समय ही मनाई जाती है, ठीक है ना। पूरम बिशु ये केरल में सेलिब्रेट किया जाता है। नवा वर्षा ये बंगाल में सेलिब्रेट किया जाता है। पोंगल त्योहार ये तमिलनाडु में। और सरदुल त्योहार जो सेलिब्रेट किया जाता है वो झारखंड में सेलिब्रेट किया जाता है। इस चीज को भी आप क्या रखना, याद रखना, ठीक है ना। इसी के साथ कुछ देख लेते हैं क्वेश्चन। कह रहा प्राथमिक स्कूल की अध्यापिका नीना ने अपने विद्यार्थियों के साथ पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विभिन्न क्षेत्रों में मनाए जाने वाले फसलों की कटाई से संबंधित त्योहारों पर चर्चा करती हैं। उनके द्वारा उल्लेखित फसलों की कटाई से संबंधित त्योहारों के समूह के चयन कीजिए। कराटीना ए प्राइमरी स्कूल टीचर डिस्कस विद हिज हर स्टूडेंट इन द एनवायरमेंटल स्टडीज क्लास ऑफ फेस्टिवल रिलेटेड टू द हार्वेस्ट of crops celebrated in different areas. Select the group of a festival related to harvest of crops maintained by her. कह रहा है बिहू, बैसाखी, मकर संक्रांति या लोहड़ी। फिर कह रहा है गणेश चतुर्थी, होली, करवा चौथ। फिर कह रहा है पोंगल, दहली और दिवाली और ईद। कह रहा है गुड़ी पड़वा, नवरात्रि और गुरुपूर्वा। तो ध्यान रखना नवरात्रि का फसल से कोई मतलब नहीं होता, ईद दिवाली का फसल से कोई मतलब नहीं होता, गणेश चतुर्थी करवा चौथ का फसल से कोई मतलब नहीं होता। तो बिहू, बैसाखी और मकर संक्रांति और लोहड़ी ये फसल कटने के समय मनाए जाने वाले क्या हैं, त्योहार हैं। इस चीज को आप इस तरीके से आप आंसर को काट सकते हो। इसी को एलिमिनेट मेथड कह सकते हैं कि भाई ये तो हो ही नहीं सकता, तो इसका आंसर एक हो जाएगा। ये जल संवर्धन क्या होता है, ये हाइपोनिक्स क्या होता है? हाइपोनिक्स होता है ऐसी खेती जो केवल जड़ में, इनकी जड़ें कहाँ होती हैं, इनकी जड़ें जल में होती हैं, ठीक है ना, जल से संवर्धन करके ही। इनको जलीय कृषि भी कहते हैं, वाटर फार्मिंग भी कहते हैं, ध्यान रखना, ठीक है ना। वैसे तो हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं, मैंने हाइड्रो की बात आ जाए तो आप पहचान लेना जल की बात कर रहा है, ठीक है ना। तो ये कृषि की बात कर रहे हैं, क्रॉप्स की। कह रहा है इस तकनीकी में फसलों को बिना मिट्टी में उगाया जाता है। पौधों को पोषक तत्वों, सूर्य के प्रकाश, यहाँ एक तो सूर्य के प्रकाश की जरूरत पड़ती है और पोषक तत्वों की जरूरत पड़ती है। इस तकनीकी में पोषक तत्वों को जल में मिलाया जाता है, जल में पोषक तत्व मिला देते हैं और उसी की जड़ों के माध्यम से, देख रहे हैं आप, ये पानी है नीचे और जड़ें पानी में है और पानी में ही पोषक तत्वों को मिला देते हैं और ये किसको पहुंच जाते हैं, पेड़ों को पहुंच जाते हैं। और यहाँ बड़े पैमाने पर सूर्य के प्रकाश की जरूरत होती है। इसी को हम कहते हैं हाइड्रोपोनिक्स या जलीय कृषि या जल संवर्धन कृषि, ठीक है ना। तो इस पे क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा जल संवर्धन एक प्रकार की उद्यान कृषि है, बिल्कुल है। जल कल्चर का उप समुच्चय है। जी के अंतर्गत पौधे की फसल सामान्यतः बिना की होती है। कह रहा हाइड्रोकल्चर इज ए टाइप ऑफ हॉर्टिकल्चर, बिल्कुल बागानी टाइप है। एंड इज ए सबसेट ऑफ वाटर कल्चर अंडर विच प्लांट क्रॉप्स आर जनरली ग्रो विदाउट सॉइल, वाटर, न्यूट्रिएंट या सनलाइट। कह रहा किसके बिना हो सकती है, जल के बिना नहीं होती। यहाँ जल की आवश्यकता होती है, पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, सूर्य के प्रकाश की भी आवश्यकता होती है, लेकिन यहाँ किसी भी तरह की कोई मिट्टी की आवश्यकता नहीं होती। इसीलिए इसका आंसर ये क्या हो जाएगा, एकदम से ठीक हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना। इसका आंसर एकदम से क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो आपसे पूछे कि भाई इसका आंसर क्या होगा, तो आप कहोगे फर्स्ट इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इसी के साथ नेक्स्ट, रूट्स क्या होते हैं, जड़ क्या होती हैं, ठीक है ना। तो जो मिट्टी के अंदर, कह रहा जड़ें मिट्टी से जल का क्या करती हैं, अवशोषण करती हैं, मिट्टी से जल खींचती हैं और किसको पहुंचाती हैं, पेड़ पौधों को पहुंचाती हैं। कहना जड़ पौधों को सहारा देते हैं। जड़ें भोजन का क्या करती हैं, भंडारण करती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे गाजर है, मूली है, शकरकंद है, सलजम है, टेपियोका है आदि। जड़ ये सब क्या है, जड़ें हैं और हमारे लिए सब्जियों का, भोज्य पदार्थों का कार्य करती हैं।
ये आप देख रहे होंगे, ये सब क्या है? जड़ें। अलग अलग तरह की जड़ें हैं, देखो कुछ फाइबर जैसी जड़ें होती हैं, कुछ ठीक है ना, कुछ टेपराइट जड़ें होती हैं। तो आप देखिए ये टेपरूट जड़ क्या होती है? मूसलाधार जड़ जिन्हें बोलते हैं। देखो आप डायग्राम देख रहे होंगे, ये जो जड़ें दिख रही हैं आपको, ये मूसलाधार जड़ हैं। ये दो प्रकार की होती हैं, एक तो टैप रूट और एक फाइबर्स रूट, ठीक है ना। तो ये मूसलाधार जड़ें हैं, आप देख रहे होंगे, ये फाइबर रेशेदार जड़ें हैं, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो कह रहा है ये पौधे की एक मुख्य जड़ होती है, एक जड़ होती है, देखो प्रत्येक पौधे की एक मुख्य जड़ होती है, उससे अन्य जड़ें निकलती हैं। आप देख रहे होंगे इस एक जड़े से ही अन्य, यहाँ एक जड़ नहीं है, यहाँ ढेर सारी है, फाइबर वाली में, रेशे वाली में, यहाँ सबकी एक जड़ है, उसके बाद छोटी छोटी जड़ें अन्य निकलती हैं, मेन जड़ एक ही होती है। कह रहा है ये जमीन में अधिक गहराई तक जाती है, जब एक है तो बहुत गहराई तक जाएगी। कह रहा पौधे की पत्तियों को सरा, विन्यास या जाल का रूपी होती हैं, जो पौधे की जड़ों को मूसलाधार बनाती हैं। कह रहा जैसे चना है, मटर है, मूली है, गाजर है, अंगूर है, ये सब जड़ें कैसी होती हैं? मूसलाधार होती है। तो फिर फाइबर जड़ें कैसी होती हैं? रेशेदार। तो देखिए रेशेदार जड़ या जकड़ा जड़ कहते हैं इनको, ठीक है ना। आप देख रहे होंगे ये इस तरह की जो जड़ें होती हैं, देखो मेन जड़ भी होती है और भी बहुत सारी रेशेदार जड़ें होती हैं, ठीक है ना। तो कह रहा है ये जड़ें तने के आधार से निकलती हैं, ठीक है, और ये जड़ें जमीन में अधिक गहराई तक नहीं जाती, इधर उधर फैल जाती हैं। कह रहा है ये जमीन में चारों तरफ फैल जाती हैं। कह रहा है यदि सरा विन्यास समांतर हो तो जड़ें रेशेदार बन जाती हैं, जैसे धान की, गेहूं की, मक्का की और प्याज की, ये सब जड़ें कैसी होती है? देखो मैंने आपको यहाँ दिखाया भी था, प्याज की जड़, देखो आप देख रहे हो, प्याज की जो जड़ है वो फाइब्रस जड़ है, कैसी है? फाइब्रस। जबकि मूली की, गाजर की, ठीक है ना, सलजम की, ये जड़ें कैसी है? मूसलाधार जड़ें हैं, ठीक है ना। इसी के साथ नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देखिए, कह रहा है निम्न में से कौन सा युग्म सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्ट? कह रहा है व्हीट, गेहूं जो होता है वो टैपरूट होती है क्या? मूसलाधार होती है। कह रहा है कोरिएंडर टैपरूट होती है, मतलब धनिया की जो जड़ होती है वो टैपरूट होती है। या कह रहा है गाजर जो होती है वो जकड़ा जड़ होती है। या कह रहा है बांस की जड़ जो होती है वो मूसलाधार जड़ होती है। तो इसमें जो सही होगा वो धनिया वाला होगा, धनिया की जो जड़ होती है वो क्या होती है? मूसलाधार जड़, ठीक है ना। ये इसके बारे में क्या कर रहा है? बात कर रहा है, ठीक है ना। गाजर की जकड़ा जड़ नहीं होती, गलत है, मूसलाधार होती है। गेहूं की जड़, ठीक है ना, रेशेदार होती है, ठीक है ना। इस चीज को आप ध्यान रखना। इसके साथ ही नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से जड़ का कौन सा कार्य फोड़े के लिए सही नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ रूट्स इज नॉट ए एप्सेस? कह रहा भोजन भंडारण संचित करना, टू स्टोर फूड्स, हुमस उपलब्ध कराना, प्रोवाइड हुमस, पौधे को सहारा देना, प्लांट सपोर्ट, ठीक है ना। साथ ही साथ कह रहा है जल तथा खनिजों को, एब्जॉर्ब वाटर ए मिनरल्स को अवशोषण करना। तो इसमें हुमस उपलब्ध कराना ये गलत हो जाएगा, इस तरह से कहीं भी हमने नहीं बताया है आपको, ठीक है। नेक्स्ट सब्जियां, वेजिटेशन। कह रहा अधिकतर सब्जियां फोड़े के फूल होते हैं, ठीक है ना। कह रहा कुछ सब्जियां पौधे का फल भी होते हैं, फोड़े नहीं पौधे के फूल होते हैं, क्या होते हैं? पौधे, फोड़े नहीं पौधे के फूल होते हैं। कह रहा हरे पत्तेदार सब्जियों में लोहा, गुड़, ठीक है ना, आंवला, जैसे पालक वगैरह में होता नहीं होता, ये सब आप क्या देख रहे हैं? सब ग्रीन वेजिटेशन है, और इनमें कुछ ना कुछ बॉडी के लिए जो लाभकारी बेनिफिशियल क्या होते हैं? मिनरल्स होते हैं, ठीक है ना। आप धनिया वगैरह देख रहे होंगे, ठीक है ना, आप यहाँ बंद गोभी वगैरह देख रहे होंगे, ये सब हरी सब्जियां हैं जो शरीर के लिए काफी ज्यादा मायने रखती हैं और विभिन्न प्रकार के मिनरल्स और विटामिन की क्या करती हैं? पूर्ति करती हैं, ठीक है ना। इसी के साथ नेक्स्ट जो है, कह रहा विदेश से कुछ सब्जियां हमारे यहाँ विदेश से आती है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया। साउथ अमेरिका से क्या आती है? हरी मिर्च, टमाटर और आलू, याद रखना। हरी मिर्च, टमाटर और आलू हम साउथ अमेरिका से लाते हैं, दक्षिणी अमेरिका से। चीन से हम क्या मंगाते हैं? तो सोयाबीन चीन से मंगाते हैं हम लोग। अफ्रीका से क्या मंगाते हैं? तो अफ्रीका से कॉफी, बीन्स और भिंडी वगैरह मंगाते हैं। और यूरोप से क्या मंगाते हैं हम लोग? गोभी और मटर। कहाँ से मंगाते हैं? यूरोप से। तो ये विदेशी सब्जियां हैं, इनको भी आप क्या रखना? याद रखना, ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट कह रहा हमारे देश के लगभग सभी भागों में मिर्च का उपयोग भोजन पकाने में किया जाता है। हमारे देश में मिर्च को लाने वाले व्यवसायी आए थे। कह रहा है चिली द यूज इन कुकिंग इन ऑलमोस्ट ऑल पार्ट ऑफ आवर कंट्री, बिजनेसमैन ब्रॉड चिली टू आवर कंट्री। कह रहा ऑस्ट्रेलिया से, उज्बेकिस्तान से,
वेस्टर्न अमेरिका से या अफगानिस्तान से, फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, फ्रॉम उज्बेकिस्तान, फ्रॉम साउथ अमेरिका, फ्रॉम अफगानिस्तान। तो ध्यान रखना साउथ अमेरिका से ये व्यापारी आए थे, ये मैंने आपको यहाँ पढ़ाया भी है कि साउथ अमेरिका से हम क्या लेके आए थे, हरी मिर्च लेके आए, ठीक है ना। वहां से लोग यहाँ आते हैं व्यापारी। पौधे का भाग जिसे हम खाते हैं, कौन कौन से भाग हैं जिसे हम खाते हैं? तो देखो जड़ के रूप में हम लोग क्या अपने फूड्स में लेते हैं, मूली जड़ लेते हैं, गाजर, चुकंदर, टेपियोका और शकरकंदी, ये सब हम क्या लेते हैं, प्याज वगैरह भी ये सब हम क्या लेते हैं, चाहो तो सॉरी प्याज तो तना में आ जाएगी, ये सब जड़ के रूप में लेते हैं, मूली, गाजर, चुकंदर, टेपियोका और शकरकंद। कई बार पूछ लेता है यहाँ से, छोटी छोटी चीजों से आपके सीटेट के एग्जाम में, ईपीएस में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो हम वही क्वेश्चन आपके लिए ला रहे हैं जो चुनिंदा मैटर है, एकदम से सटीक मैटर जिसे बोलते हैं, ठीक है ना। फिर कह रहा तना के रूप में आलू खाते हैं, प्याज खाते हैं, ठीक है ना। साथ ही साथ हम लोग अदरक खाते हैं, लहसुन खाते हैं, गन्ना, कमल, डंठल, ये सब जो होते हैं ना तने के रूप में हम यूज करते हैं। नेक्स्ट बीज के रूप में बात करें तो धनिया, पत्ता गोभी, ठीक है ना, अरवी, पालक, कड़ी पत्ता, ये सब हम बीज के रूप में लेते हैं। किसके रूप में? बीज के। फूल के रूप में बात करें तो सहजन, केला और कचनार, ये सब हम फूल के रूप में अपने फूड में लेते हैं, ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट कह रहा है यह पढ़ाते समय की कुछ समय के लिए खाद्य पदार्थों को किस तरह ताजा रखा जा सकता है, सुनीता अपनी कक्षा में निम्नलिखित अनेक तकनीकी की परिगणना करती है। कह रही है उसे कटोरे में रखते हैं तथा कटोरी को एक खुले बर्तन में रख देते हैं जिससे ठंडा पानी जिसमें ठंडा पानी हो, ऐसे में सब्जी को रख दो खराब नहीं होगी। दूसरा कह रहा है वो उसे एक गीले कपड़े में लपेट देते हैं, मतलब ऐसी कौन सी सब्जी है जिसकी विशेषता बता रहा है, जिसे एक गीले कपड़े में लपेट देते हैं। दूसरा कह रहा है उसे धूप में खुला फैला देते हैं। तीसरा कह रहा है ऐसे छोटे छोटे टुकड़े में काटते हैं और अंधेरे में रख देते हैं। क्या है ये? कह रहा उपरोक्त तकनीकी के लिए वो निम्न में से किस खाद्य पदार्थ की ओर संकेत कर रही है? पके हुए चावल की ओर। तो चावल का तो सुखाने वुखाने का कोई कारण ही नहीं है। प्याज लहसुन का भी छोटा छोटा काट करके सुखाने का कोई मतलब नहीं बनता। काजू बर्फी तो खैर इसमें आती ही नहीं है। तो फिर आपके पास क्या बचा? हरा धनिया आपका क्या हो जाएगा, इसमें आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से घुमा फिरा के आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन कहते हैं परागकण। पॉलिनेशन का मतलब होता है जैसे सरसों का पेड़ है, अगर सरसों पर मधुमक्खियां एक जगह एक सरसों के फूल से दूसरे सरसों के फूल पर नहीं बैठेंगी तो उनका क्या नहीं होगा, जनरेशन नहीं होगा। जर्मेशन नहीं होगा तो बीज, फूल नहीं आएंगे, फूल नहीं आएंगे तो उस पर बीज नहीं आएगा। तो ये मधुमक्खियां क्या करती हैं, एक फूल से दूसरे फूल पर जाके बैठती हैं, तब जाके वहां क्या होता है, पॉलिनेशन होता है, ठीक है ना। तब जाके यहाँ क्या होता है, पॉलिनेशन होता है, ठीक है ना। अगर यहाँ मधुमक्खी नहीं बैठेंगे, आप सरसों का पेड़ घर में उगा दो, उस पर पौधे आने वाले नहीं जब तक उसका पॉलिनेशन नहीं होगा, ठीक है ना। तो मधुमक्खियां इसमें बेहद कारगर होती हैं, ठीक है। कह रहा एक पौधे के परागकोश से पौधे की वार्तिकता तक पराग का स्थानांतरण। स्थानांतरण पहला तो ये कह रहा है ये बाद में निषेचन और बीजों के उत्पादन को सक्षम बनाते हैं, बिल्कुल बनाते हैं। कह रहा है ये किसी वाहक जैसी वायु, जल और पशुओं द्वारा क्या होते हैं, संपन्न होते हैं। ऑब्वियस बात है ये परागकण की क्रिया के लिए आवश्यक होते हैं। नेक्स्ट कह रहा है सिंचाई, इरिगेशन। कह रहा पौधे में जल देने की प्रक्रिया सिंचाई कहलाती है। देखो मैं आपको सिंपल वे में बता दे रहा हूं। सिंचाई का मतलब होता है जब हम खेती को नालियों के माध्यम से, क्यारियों के माध्यम से, ड्रॉप के माध्यम से, ठीक है ना, नदियों के माध्यम से, नहर जो होती हैं नहरों के माध्यम से और नलकूपों के माध्यम से जब हम खेती करते हैं तो उसे हम सिंचाई कहते हैं। ज़्यादातर धान की खेती, गेहूं की खेती, बड़े बड़े फार्म में जो खेती होती है जो वर्षा पर डिपेंड नहीं होती, वो खेती सिंचाई होती है। उत्तर प्रदेश में अधिकांश खेती जो होती है वो सिंचाई के माध्यम से की जाती है। धान और गेहूं की खेती अधिकांशतः सिंचाई के माध्यम से। और जहां सिंचाई के माध्यम से खेती की जाती है, अगर वहां तकनीकी का प्रयोग नहीं किया तो वाटर टेबल, जो भूमि जल स्तर जो होता है वो क्या हो जाता है, गिर जाता है, ठीक है ना। तो आप यहाँ देख रहे हो कि देखो ड्रिप के माध्यम से खेती हो रही है, फुब्बारे के माध्यम से हो रही है। यहाँ देखो नालियों में ये लगे हुए हैं, सब नालियों के माध्यम से भी खेती हो रही है। देखो ये नाले बनी हुई है इसके माध्यम से। तो भिन्न भिन्न तरीके से क्या होती है, खेती होती है। कह रहा है हरे पौधे में उनके कुल वजन का लगभग 80% भाग क्या होता है, पानी होता है। इस चीज को भी ध्यान रखना। इंसान के शरीर में भी 60 से 65% क्या होता है, पानी होता है। और हरे पौधे में कितना होता है, 80% पानी होता है। आप लोग ध्यान रखना, ठीक है ना। इसके साथ ही सिंचाई की विधियां हैं कुछ, इरिगेशन मेथड। तो पहली विधि है जल प्लवन या प्रवाह विधि, ध्यान रखना। कह रहा है यह विधि खेत में
पलेवा करने या धान में सिंचाई करने, मतलब ऐसे ही क्यारी में पानी छोड़ दिया जाता है, उसको कहते हैं जल प्लवन या प्रवाह कृषि। क्यारी या बराह कृषि मतलब खेत में छोटी छोटी क्यारियां बना दी जाती हैं, उस कृषि को हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम क्यारी या बराह बराह, ठीक है ना। फिर कह रहा कूड़ विधि, तो खेत में कूड़ बना दिए जाते हैं, जैसे आलू की खेती होती है उस तरीके से। कह रहा फसलों की दो पंक्तियों के बीच में पतली नाली बना दी जाती है, जैसे गन्ना की, आलू की, चुकंदर की, ठीक है ना। ये खेती जो है वो कूड़ विधि के माध्यम से की जाती है। साथ ही साथ अगर मैं कुछ और बताऊं, कह रहा थाला विधि। थाला विधि क्या होती है, पेड़ के चारों तरफ वृत्ताकार समतल ठाड़े बनाए जाते हैं, और यह विधि वृक्षों को सिंचाई के लिए अपनाई जाती है, जैसे खरबूजे वगैरह, तरबूज वगैरह, इनके लिए अपनाई जाती है, ठीक है ना। नेक्स्ट छिड़काव, तो कह रहा पौधे पर पानी छिड़ककर सिंचाई की जाती है, फुब्बारा टाइप, ठीक है ना। फुब्बारा कृषि भी इसके अंतर्गत ले सकते हो। एक होती है पौधे की जड़ पे जाकर के टपक कृषि, ये छोटे छोटे पाइप के माध्यम से जड़ के पेड़ पर क्या की जाती है, जड़ के पेड़ की जड़ों पर बूंद बूंद डाल करके पौधे के आधार में, आधार का मतलब जड़ में बूंद बूंद करके पानी दिया जाता है। इसमें पानी की हानि नहीं होती, और ये जल संरक्षण के लिए बेहतरीन, इको सिस्टम के लिए भी काफी अच्छी मानी जाती है। अब यहाँ मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ। कह रहा पौधे में पानी देने के लिए प्रयुक्त तकनीकी जिसमें संकीर्ण नदियों से पानी की सीधा पौधे के आधार में दिया जाता है। ए टेक्निक यूज टू वाटर प्लांट्स इन विच वाटर इज फेड फ्रॉम नैरो रिवर्स डायरेक्टली टू बी बेस ऑफ द प्लांट्स, ठीक है ना। कह रहा है नैनो सिंचाई, तो नैनो इरिगेशन, माइक्रो या लघु सिंचाई, माइक्रो इरिगेशन, फिर कह रहा है फेम्टो इरिगेशन, फिर ड्रिप इरिगेशन। तो जगह जगह पौधे की जो जो बेस होते हैं उनमें जो पानी दिया जाता है तो वो ड्रिप कृषि की जाती है, क्या बोलते हैं उसे, ड्रिप कृषि कहते हैं, ठीक है ना। तो इसका आंसर ड्रिप हो जाएगा। अब फर्टिलाइजर्स की बात करते हैं, खाद की बात करते हैं। वैसे तो खाद दो प्रकार के होते हैं, आपको पता ही है, एक रासायनिक खाद और एक भाई ये देसी खाद होते हैं, जो कह सकते हो आप लोग कार्बनिक रूप से बनाए जाते हैं, ठीक है ना। गोबर से जो अवशेष होते हैं उनको सड़ा गला करके वर्मिंग कंपोस्ट टाइप ये खाद बनाए जाते हैं, ठीक है। उनमें केमिकल नहीं होता, एक बिना केमिकल वाला। खाद पशुओं के मलमूत्र, पौधों के अवशेष और अन्य कार्बनिक पदार्थों से बनी होती है। खाद मिट्टी को पोषक तत्व और सूक्ष्म जीव, हुमस और संरचना प्रदान करते हैं। कह रहा खाद से मृदा में सूक्ष्म रंध्र बनते हैं, बिल्कुल बनते हैं, जो जरूरी भी होते हैं। कह रहा खाद जैव निम्नीकरण होता है। खाद से एक जैव निम्नीकरण का मतलब अपघटन करना पेड़ का, ठीक है ना। खाद से एक प्रबल रासायनिक अवक्रिया नहीं होती, बिल्कुल रासायनिक अवक्रिया नहीं होगी, ध्यान रखना। नेक्स्ट कह रहा खाद मृदा की संरचना को बेहतर बनाते हैं। आप देख रहे होंगे ये सब मलमूत्र या गोबर के माध्यम या अन्य चीजों को सड़ा गला करके बनाई जाने वाला खाद है, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन देखिए आप लोग। कह रहा उर्वरक की अपेक्षा खेतों में खाद का उपयोग करने की सलाह दी जाती है। उर्वरक की अपेक्षा खाद, उर्वरक होते हैं रासायनिक उर्वरक, ध्यान रखना, केमिकल वाले जो होते हैं, जैसे डीएपी है, एनपीके है, ठीक है ना, एनपीके है, यूरिया है, ये उर्वरक होते हैं, ये नुकसान करते हैं, खेती को बंजर कर देते हैं। तो कह रहा खाद जैव निम्नीकरण नहीं होती खाद से। तो कह रहा है मैन्योर इज नॉट बायोडिग्रेडेबल। दूसरा कह रहा है खाद से एक प्रबल रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती। ए स्ट्रॉन्गर केमिकल देन मैन्योर नो रिएक्शन अकर्स। कह रहा है खाद से मृदा में टोकस रंध्र बनते हैं। मैन्योर फ्रॉम एब्सॉर्प्शन पोर्स इन द सोइल। खाद की बड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है, तो ये बड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है, ये हमने कहीं नहीं कहा, इसीलिए इसका आंसर जो हो जाएगा वो सेकंड, इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी? निश्चित रूप से उम्मीद करते हैं क्लास आपको पसंद आई होगी, क्योंकि एक से एक टॉपिक ईवीएस का हम आपके लिए क्या कर रहे हैं, लेके आ रहे हैं, और ये टॉपिक आपको एग्जाम में निश्चित रूप से देखने को मिलेंगे। हमारा तरीका जो पढ़ाने का वही है, टॉपिक बताइए और उस पर आने वाले क्वेश्चन, बैक ईयर में क्या क्वेश्चन बने हैं और क्या बनने की संभावना, वो सब हम आपको डिस्कशन टॉपिक के साथ करा रहे हैं। क्लास अच्छी लगती है तो निश्चित रूप से अपने फ्रेंड्स को शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।